आवाज आ रही है? चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि जान तो आप कौन हो? हाँ सर अभी क्या छुट्टी पे हैं ठीक है, तो अभी है नहीं सर। तो मैं अभी 12th लेता हूँ ना, 12th ले रहा हूँ मैं, तो अभी सर है नहीं, तो उनकी जगह पर कुछ क्लासेस मैं लूंगा। ठीक है, जैसे वो आ जाएंगे फिर वापस वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो। तो अपना जो टॉपिक था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, पता ही होगा, पीएनसी। आई होप बाइनोमियल कर लिया होगा आप लोगों ने। बाइनोमियल हो गया ना? नहीं हुआ? अरे सीबीएसई ने कट कर दिया, लेकिन जेई ने कट थोड़ी किया। जेई में तो पढ़ना ही है हमें, आईआईटी में तो करना पड़ेगा, आईआईटी के लिए तो। चलो, मतलब मैनुअल नहीं किया ना, इसका मतलब एनसीआर का आइडिया नहीं हुआ। मैनुअल नहीं किया ना? चलो, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। इस तरीके से करेंगे जिससे भाई समस्याएं ना हो। चलो ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा कि आपने बाइनोमियल नहीं किया। तो चलो, तब तक इसको लिखो, तब तक कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तब तक मैंने डिफिनेशन बोर्ड पे लिख दिया है। ठीक है, दिख रहा है ना? दिस कैन बी एक्सटेंडेड। देखो, पीएनसी काफी इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, बेसिक्स ही है, प्योर फंडामेंटल है, नाम में ही देखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, स्टार्टिंग यहीं से। पीएनसी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो बेसिक सबसे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इसको बोलते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट है, आप नोट डाउन करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, एकदम बेसिक से ही है। चलो, बाइनोमियल नहीं हुआ है तो फिर थोड़ा मैं ठीक से कराऊंगा फिर तो। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है रिकॉर्डिंग पक्का डल जाएगी बेटा। बाइनोमियल जरूरी इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि भाई एनसीआर एनपीआर, वो अगर तुमने किया होता तो एनसीआर का थोड़ा आइडिया होता। तो मैं एनसीआर डायरेक्टली मैं लिखाऊंगा तो फिर वहां पर एक्सप्लेन नहीं करता। अब क्योंकि नहीं किया है तो एनसीआर को थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा मेरे को। एनसीआर का आउटपुट कितना होता है वो भी बताना पड़ेगा ना, कैसे डिफाइन करते हैं। अगर आपने बाइनोमियल किया होता तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती। चलो, नोट करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, तो बाइनोमियल में पीएनसी में एनपीआर एनसीआर का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है। बहुत ज्यादा एप्लीकेशन तो अपना बाइनोमियल में ही है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में लिटिल बिट ऑफ एनसीआर एंड एनपीआर का हमें जरूरत पड़ेगा। चलो, आवाज ऑडिबल है ना? सुनाई तो दे रहा है सबको?
चलो नोट कर लिया सबने? देखो ध्यान से समझना, एक कंसेप्ट है, एक्सप्लेन करूं मैं? ठीक है, देखो समझो समझो अब इसको, ठीक है? मैं ठीक है, देखो इसमें दो इवेंट लिख रखा है कि मैं, एक इवेंट है जो किसी मतलब एक समझो एक काम है, उस काम को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कोई भी वर्क अपने को कंप्लीट करना है, मान लो कोई भी डब्ल्यू है, इसको काम करना है, ठीक है ना? अब इसने ये बोला कि एक काम इधर हो गया और दूसरा काम इधर हो गया, ठीक है ना? मान लो एक काम है, ये वर्क डन हमें करना है, जिसके दो पार्ट है, एक का एम है और दूसरा एन है। अब इस दोनों को कंप्लीट करोगे तो कंप्लीट करने के बाद अपना कंप्लीट वर्क डन होगा, ठीक है ना? ये कर लिया एंड ये कर लिया, दोनों करने के बाद अपना काम कंप्लीट हो गया। तो वही उसने लिख रखा है कि अगर एक काम जो है वो एम डिफरेंट वेज में हो रहा है एंड, ठीक है ना, सेकेंड काम जो है वो एंड डिफरेंट वेज में, then simultaneous occurrence of both the events in a definite order is m cross n। ये ध्यान रखना, ठीक है ना? अब देखो मैं एक थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूं आपको। एक कंसेप्ट होता है एंड और थ्योरम, ध्यान समझना, ठीक है ना? इसी का एक पार्ट है, ठीक है ना? इसी को मैं प्रॉपर तरीके से बता रहा हूं आपको। इसको ऐसे ही बोलते हैं, आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बोल सकते हो, या इसको एंड और थ्योरम भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना? देखो क्योंकि ये पूरे के पूरे पीएनसी, और जब नेक्स्ट क्लास 12th में करोगे क्या नाम प्रोबेबिलिटी करोगे, तो वहां भी बहुत ज्यादा यूज होगा ये। तो इसको थोड़ा ध्यान समझना। कभी भी एंड और का मतलब क्या है कि कोई भी काम कर रहे हो ना, ठीक है ना, काम कर रहे हो और उन दोनों को, जैसे इसका वर्क डन डब्ल्यू था, इसको करने के लिए हमें एम करा और दूसरा एन करा। अब इन दोनों के बीच में तुमने एंड लगाया, इन दोनों के बीच में तुम्हें एंड लगाना है या और लगाना है, ठीक है ना? यहाँ देखो, यहाँ क्या लगा, पहला काम एम तरीके से किया और बीच में क्या एंड आया, एंड सेकंड काम कितने तरीके से किया, एन से किया। तो उसमें क्या आ गया, दोनों के आउटपुट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? एंड का क्या मतलब होता है, एंड कभी भी दो स्टेटमेंट के बीच में आए, मान लो एक स्टेटमेंट S1 है और एक स्टेटमेंट S2 है, अगर इन दोनों को कंप्लीट करने के लिए हमने बीच में एंड लगा दिया, तो एंड का क्या मतलब हुआ कि जब तक S1 एंड S2 दोनों कंप्लीट नहीं करोगे ना, तब तक अपना कंप्लीट वर्क डन नहीं होगा। अगर बीच में एंड है, इसका मतलब कंपल्सन है कि आपको S1 एंड S2 दोनों को कंप्लीट करना है। तो एंड का हमेशा ही मतलब होगा कि भाई जब तक दोनों नहीं करोगे तब तक अपना वर्क डन कंप्लीट नहीं होगा, एंड का ये मतलब हुआ। और अगर मान लो आ गया बीच में और आता है अगर, ठीक है ना, और का मतलब क्या हुआ, और का मतलब हमारे पास क्या ऑप्शंस आ गए, S1 है और S2 है, यानी या तो S1 करो या S2 करो, दोनों में कोई भी करोगे तो काम चल जाएगा। तो और का मतलब ऑप्शंस हमें दे दिया, एंड का मतलब कंपल्सन हो गया कि आपको ये भी करना है एंड ये भी करना है, दोनों करना है, ठीक है ना? तो जब भी एंड आए ना, हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चंस में हमेशा आप जैसे प्रोनाउंस करोगे ना, स्टेटमेंट को रीड करोगे, तो उसमें बाय डिफॉल्ट आपको या तो एंड लगाना पड़ेगा या और लगाना पड़ेगा, दोनों में से कुछ ना कुछ आपको लगाना पड़ेगा, तब वो स्टेटमेंट पूरा का पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है? और ये कोई बताता नहीं है, जब आप जैसे क्वेश्चंस करोगे ना, तो आप रियलाइज भी करोगे कि एंड बोलना है या और बोलना, अपने आप अंदर से आवाज आएगी कि यहाँ पर एंड हमें लगाना है और यहाँ पर और लगाना है, ठीक है ना? तो दो आप अपने आप रियलाइज करोगे। एंड का ये मतलब हुआ कि अगर दो स्टेटमेंट के बीच में एंड आ गया, इसका मतलब दोनों का कंपल्सन है करना, दोनों करोगे तभी वर्क डन कंप्लीट होगा। और आ गया, इसका मतलब दोनों में से कोई एक काम भी करोगे तब भी अपना काम हो जाएगा, ठीक है ना? तो एंड आए ना, जहां भी ध्यान है ना, कहीं भी अगर एंड आए तो उन दोनों के जो काम करने का तरीका है ना, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी अगर मान लो S1 है ये, तो S1 इंटू S2 कर देंगे। एंड आ गया, अगर तुमने कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ा होगा तो उसमें भी याद होगा कि क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन को एंड बोलते हैं और एडिशन को क्या बोलते हैं, और। ये दोनों इक्वल होते हैं ना, कंप्यूटर लैंग्वेज में भी तो होता है, ठीक है? तो वही है, जहीं कहा अगर कहीं भी एंड आ गया, तो एंड का मतलब हो गया कि उनके कोरस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ वेज का मतलब क्या हुआ, उसके काम करने के तरीका। अभी अब मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसमें और एक्सप्लेन होगा और समझोगे अच्छे से। अभी के लिए थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लो कि अगर दो अलग अलग इवेंट्स हैं, एक S1 है दूसरा S2 है, एक का काम S1 है दूसरे का S2 है, और अगर उनके बीच में एंड है, तो अगर दोनों को एक साथ करोगे तो उनका जो रिजल्ट होगा वो दोनों के जो आउटपुट होंगे उनका प्रोडक्ट से आएगा, ठीक है? और अगर और आ गया तो उन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे।
इसीलिए क्या होता है एंड और थ्योरम इसीलिए बोलते हैं कि अगर दो स्टेटमेंट के बीच में एंड आ गया तो उनके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दो स्टेटमेंट के बीच में और आ गया तो उनके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स को एडिशन करेंगे। ठीक है, हमें यही याद रखना है। और एंड और कहाँ आएगा, तुम जब बोलोगे ना स्टेटमेंट को, अभी क्वेश्चंस में देखोगे आप कि जैसे क्वेश्चंस आप करोगे, अभी मैं करा रहा हूं तो उसमें आप रियलाइज करोगे कि जैसे क्वेश्चंस करोगे तो अगर दो स्टेटमेंट्स को ऐड करना है और उन दोनों के बीच में अगर जैसे एंड आ गया तो एंड का मतलब हो गया कि उनके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, और अगर और आ गया तो उनके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स को हमें जोड़ना है, ऐड करना है। यहां तक क्लियर हो गया ना? आएगा ही आएगा आएगा आएगा, सीक्वेंस में आएगा। अभी देखोगे ना, अभी एक क्वेश्चन करा रहा हूं उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। थोड़ा कंप्यूटर लैंग्वेज से समझ सकते हो ना कि कंप्यूटर में एंड बोलते हैं तो एंड को प्रोडक्ट में लेके जाते हैं क्रॉस सिंबल से, और बोलते हैं तो उसका मतलब एडिशन होता है। ठीक है, या ऐसे देखो यूनियन भी होता है। देखो एक इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन एंड और मल्टीप्लिकेशन, ये लगभग एक तरीके से सिंबल यूज किए जाते हैं, यूनियन और एडिशन। ठीक है ना, ये लगभग एक तरीके से यूज करते हैं। यूनियन आ गया का मतलब और ही होता है, या एडिशन यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो जब भी दो स्टेटमेंट को ऐड करो, ऐड करने में अगर आपको और का यूज करना पड़े तो उनके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स को ऐड कर देंगे। अगर बीच में अगर दो स्टेटमेंट को ऐड करने में एंड का यूज हो रहा है तो दोनों के कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट को हमें प्रोडक्ट में अप्लाई करना है। ठीक है ना, अभी यही समझो, इतना ही समझो। ठीक है ना, एक क्वेश्चन से आप समझोगे पूरा कि कैसे इसको हम अप्लाई करते हैं या कैसे इसको डिकोड करते हैं। ठीक है, चलो ध्यान समझना, एक छोटा क्वेश्चन कराता हूं। जैसे मान लिया यहाँ पे ए बी एंड सी तीन अलग अलग डिफरेंट सिटीज हैं। ठीक है, कोई ए सिटीज है, बी है और सी है, तीन अलग अलग डिफरेंट टाउन या सिटी जो भी समझो हमने कंसिडर कर लिया। ठीक है ना, ये जो है ना, ये पाथ बता रहा है कि ए से बी जाने का। देखो पाथ का मैं नेमिंग कर देता हूँ, ये मान लिया 1 2 3। ठीक है, ए से बी जाना, मान लो सिटी ए है, ए से हमें बी जाना है, तो ए से बी जाने का वाया कितना हो सकता है, वाया रोड 1 हो सकता है, रोड 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। यानी ए से बी तक जाने के जो नंबर ऑफ पाथ्स हैं हमारे पास वो तीन डिफरेंट है। ठीक है ना, आइदर ए बी और सी, सॉरी 1 2 और 3, इन तीनों में से किसी भी एक पाथ पे हम जा सकते हैं बी पे। सिमिलरली बी से अगर सी जाओगे सॉरी बी से अगर सी जाओगे तो फोर्थ वाले रोड पे जा सकते हैं, फिफ्थ पे जा सकते हैं, सिक्स्थ पे, सेवंथ पे या एट्थ पे। यानी अगर कोई पूछे तुमसे ध्यान देना, एक मैं क्वेश्चन लिखता हूं। देखो पढ़ो क्या लिखा हमने कि नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, मतलब डिफरेंट ही होता है, ऑब्वियस बात है कि नंबर ऑफ डिफरेंट वेज टू ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू बी। यानी किसी बंदे को मान लो ए से बी जाना है तो देखो ऑब्वियस बात है 3 है, 3 ही है तो वो 1 2 3 वो आएगा ही आएगा, ऑब्वियस, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। ठीक है, अब देखो समझो यहाँ पर कैसे हम लोग एंड और को यूटिलाइज करते हैं या समझते हैं कि देखो अगर मान लो किसी बंदे को ए से बी पे जाना है तो वो क्या हो सकता है, 1 पे थ्रू जा सकता है, जो रोड 1 है उसके थ्रू जा सकता है, रोड 2 के थ्रू जा सकता है। अब बताओ अगर किसी को 1 पे जा सकता है 2 पे जा सकता है तो 1 और 2 क्या हो गए, ऑप्शंस हो गए। तो 1 पे जाएगा 2 पे जाएगा, इन दोनों के बीच में हमें क्या लगाना पड़ेगा, और 1 के थ्रू जाए और 2 के थ्रू जाए और 3 के थ्रू जाए, यही तो होगा। मतलब यहाँ न जाके यहाँ जाए, यहाँ न जाके यहाँ जाए, तो इन तीनों के बीच में हमें क्या लगाना पड़ेगा, और का मतलब यही तो हुआ, इधर वो यहाँ पर जा रहा है और यहाँ जा रहा है और यहाँ जा रहा है। और का मतलब क्या, उसको ऑप्शन हम दे रहे हैं कि दादा आप या तो 1 से जाओ और 2 से जाओ और 3 से जाओ। तो देखो एक रास्ता ये हुआ, इसके और इसके बीच में हम क्या लगा अप्लाई कर, और अप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ वेज में हम क्या करेंगे, चीजों को ऐड करेंगे। तो 1 पे गया और 2 पे गया तो एक रास्ता ये हुआ,
और इसके बीच में और आ रहा है, तो इन दोनों रास्ते के क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो एक ये हुआ प्लस एक ये हुआ प्लस एक ये हुआ, यानी कितने आ गए, 3 आ गए। तो तुम क्या बोलोगे, नंबर ऑफ 3। तो 3 क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें इसका एक्सप्रेशन क्या है, 1 और 2 और 3, यही तो हुआ। बीच में एंड थोड़े लगा सकते हैं यार, एंड का मतलब हो गया कि अगर 1 पे जाए एंड 2 से जाए, यानी दोनों से जा रहा है। दोनों से कैसे जा सकता है, अजय देवगन थोड़ा है कि दोनों दोनों अलग बाइक पे पैर रख के जाएगा। भाई रोड है तो भाई कुछ तो डिफरेंस में ही होंगे, ठीक है, कम से कम आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर कुछ तो इनके बीच में डिफरेंस होगा ही। तो एक साथ तो दोनों रोड से जा नहीं सकता वो, अगर 1 से जाएगा तो 2 से नहीं जाएगा, 2 से जाएगा तो 3 से नहीं जाएगा। तो ऑप्शन है इसके पास, तो 1 और 2 और 3, देखो वही लिखा है 1 और 2 और 3। तो यहाँ पर कितने ऑप्शन हो गए, एक ऑप्शन प्लस दूसरा ऑप्शन प्लस तीसरा ऑप्शन, तो वही 3 आ रहा है। तो जब भी देखो, ये मैंने नहीं बताया, ये अपने आप जब तुम बोलोगे ना, अपने आप बीच में और आएगा। तो अगर दो स्टेटमेंट को जोड़ने में, ऐड करने में, अगर उसके बीच में आपको और लगाना है, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स को हमेशा हमें ऐड करना है। अब यहाँ पर इसके आउटपुट एक ही है, भाई रोड एक है तो आउटपुट भी तो एक ही होगा, ये भी एक ही रोड है तो एक ही आउटपुट होगा। तो क्या होगा, 1 + 1 + 1, नंबर ऑफ आउटपुट तो एक ही रहेगा ना, तरीके तो उसके पास एक ही है कि एक ही रोड से जाएगा। 1 2 3 तो रोड के नाम है, नेमिंग है ना रोड की, तो रोड के नाम 1 रोड है, सेकंड रोड है, थर्ड रोड है, तो रोड के नाम वो अलग अलग है, लेकिन ऑप्शंस तो एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। इन तीनों के बीच में क्या था, और था, इसलिए इनके आउटपुट्स को क्या किया हमने, ऐड किया। क्लियर हुआ। देखो, और फिर मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर यहाँ क्लियर हो जाएगा तो ही बेहतर है। और मैं ये बोल नहीं रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ तभी और बोलो, जब तुम स्टेटमेंट बोलोगे ना तो अपने आप अंदर से आवाज आएगी आपके पास कि आपको और बोलना है या एंड बोलना है। बस जहां भी आपको और ध्यान रखना है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वहां बैठ के केबीसी खेल रहे हैं हम लोग, कि नहीं नहीं और भी आ सकता है, नहीं नहीं एंड भी आ सकता है, दोनों में से कुछ एक ही आएगा। और का मतलब है कि भाई वो दोनों काम कर सकते हैं एक साथ, और ये तो है, एंड का मतलब है दोनों कंप्लीट करेगा फिर वो जाएगा आगे, लेकिन आप दोनों एक साथ कंप्लीट कर ही नहीं सकता, इसलिए और लगाना पड़ेगा। तो एंड का मतलब आप ये समझो कि जहां भी आप दो स्टेटमेंट को ऐड कर रहे हो और बीच में एंड अप्लाई कर रहे हो, तो हमेशा ध्यान रखना दोनों काम उसको करना पड़ेगा, तब वो कंप्लीट होगा। जबकि अगर उसको ए से बी जाने के लिए ये काम कंप्लीट करने की जरूरत ही नहीं है, अगर इस पे चला गया तो 2 पे के जाने की कोई मतलब नहीं है, उसका नीड ही नहीं है उसका, इसीलिए। और क्लियर हुआ, किसी को डाउट तो नहीं आता। चलो बिल्कुल सही। चलो अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। दिख रहा, ये वही है, नंबर ऑफ वेज टू ट्रेवल फ्रॉम सिटी बी टू सी है, ठीक है ना। थर्ड में सेकंड भी हो गया होगा, बिल्कुल सही, 5 है, ठीक है। बी से सी जाना है तो फिर वही बात है, और 4 से और 5 से और 6 से और 7 से और 8 से और लगाएंगे तो सारे नंबर वेज ऐड हो जाएगा, तो ये 5 ही आएगा। देखो फिर बोल रहा हूँ कि कभी भी आपको इसमें केबीसी नहीं खेलनी है, केबीसी इन द सेंस कि आपको और लगाना है या एंड लगाना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमेशा ध्यान से सोचो कि क्या दो एंड हमें उस जगह लगाना है जब हमें दोनों काम को एक साथ कंप्लीट करना है, क्या जरूरत है दोनों कंप्लीट करने के लिए, तब एंड लगाओ। अगर तुम्हें नहीं, अगर दोनों में से कोई एक भी करेगा तो अपना काम हो जाएगा तो और लगाओ, सिंपल कंसेप्ट है। जहां और लगाओगे वहां ऐड कर देंगे, जहां एंड लगाओगे वहां मल्टीप्लाई कर देंगे।
खुद से पूछो, फिर बोल रहा हूँ, खुद से पूछो कि हमें एंड लगाना है या और लगाना है, फिर डिफरेंस क्लियर नहीं हो तो मैं बता दूं। एंड वहां आएगा जहां पे दोनों के दोनों काम होंगे, तब अपना वर्क डन कंप्लीट होगा। और वहां होगा जहां पर हमें दोनों में से कोई एक भी काम हो तो अपना काम बन जाए, यानी कंपल्सन ना हो करने में, वहां और लगाएंगे। अब देखो उसने थर्ड में क्या है, ए टू सी जाना है वाया बी, यानी हमें ए से सी तो जाना है, बी के होके जाना है। तो देखो कैसे करेंगे कि भाई अगर ए से बी सी जाना है तो बिना बी का तो जा भी नहीं सकता है, जो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है। तो अगर हमें ए से सी जाना है तो हमें इसको कैसे कंप्लीट करना पड़ेगा, पहले ए से बी गया, फिर बी से सी गया, ये तो हुआ। इसका जो अगर हम ब्रेक करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले ए टू बी गया और फिर बी से सी गया। अब देखो इसमें एंड आएगा या और आएगा, वो डिपेंड करेगा कि भाई इन दो इसको करे और इसको करे, क्या दोनों को करने के बाद वर्क डन होगा, या इन दोनों में से कोई एक भी करेंगे तो काम हो जाएगा। तुम्हारा काम क्या है, ए टू सी जाना, अपना काम क्या है, ए से सी जाना। तो भाई वर्क डन तो तभी कंप्लीट होगा जब बंदा ए से स्टार्ट करे और सी पे पहुंचे, भाई डेस्टिनेशन तो सी है ना। तो अगर मान लो कोई ए से बी गया, देन बी से सी गया, अगर इसके बीच में हम और लगा दें तो और का क्या मतलब हुआ, और का ये मतलब हुआ कि ए से बी जाके वो बी से सी नहीं भी जाएगा, तभी तो और आएगा। और का मतलब वो काम पे कंपल्सन नहीं है, तो ए से बी गया और बी से सी नहीं गया, लेकिन यहाँ तो उसको कंप्लीट सी तक जाना पड़ेगा ना, तो यहाँ तो और लगा ही नहीं सकते। ऐसे समझो, जब भी और लगाओ ना तो ये सोच के देखो कि क्या ये करूं और ये नहीं करूं तो अपना काम होगा, यही सोचना कि इसको करना है और इसको नहीं करना, तब हमें और लगाना है। तो क्या और लगाने से ये करूं ये नहीं करूं तो अपना वर्क डन कंप्लीट होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उस बंदे को ए से सी तो जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या लगाना पड़ेगा, एंड। समझ गए, एंड लगाना पड़ेगा तभी उसका काम कंप्लीट होगा। अब ए से बी जाने का 3 तरीका और बी से सी जाने का 5 तरीका, और दोनों के मल्टीप्लाई। समझ गए ना, किसी को डाउट तो नहीं है। फिर बोल रहा हूँ कि एंड और अगर तुम इस पे केबीसी खेलोगे तो कभी लर्न नहीं कर पाओगे। अपने से सोचो कि अगर मैं और लगाऊं तो क्या दूसरा पार्ट नहीं करने से अपना वर्क डन कंप्लीट हो जाएगा। अगर उसने जस्टिफाई कर दिया कि हो जाएगा तो फेयर इनफ, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर लगे कि नहीं वो लगाने से गड़बड़ हो रहा है तो चेंज करो स्टेटमेंट। ठीक है, चलो एक और करते हैं। नंबर ऑफ वेज टू कंप्लीट द राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप का मतलब क्या हुआ कि बंदे ने ए से स्टार्ट किया, फिर सी तक गया, वापस सी से आया, यानी इसका ये मतलब हुआ राउंड राउंड ट्रिप का मतलब होगा ए टू सी जाएगा, मतलब आया बी, ऑब्वियस बात है, देन अगेन सी से ए आना है उसको। बिल्कुल, इसका रक्षित है शायद, उसका सही आंसर है। शिवांग का सही आंसर है। विकास का सही है। तनिष्क का तनिष्क का सही है। अच्छा, आकर्षित। ओके ओके। अश्विनी का सही है।
चलो बहुत, आदित्य का सबका सही है, बिल्कुल सही है। चलो राउंड ट्रिप का मतलब समझ ही गए हो कि भाई आप बंदे को ए से सी जाना है एंड देन सी से आना है। यानी क्या होगा, देखो ए टू सी गया, फिर सी टू ए आया। अब इसके बीच में ऑब्वियसली एंड लगाना पड़ेगा, तो ए टू सी जाएगा और उसको राउंड ट्रिप कंप्लीट करना है। तो अगर ए से सी जाएगा तो सी से ए आएगा तभी कंप्लीट होगा। तो ए टू सी गया एंड सी टू ए आया, और ए टू सी जाने का तरीका अभी निकाला हमने, 15 है और ये भी 15 है। देखो यही बेसिक है, अगर ये समझ गए तो बहुत सारे कंसेप्ट आप पीएनसी में कंफ्यूजन नहीं होगा। पीएनसी एक ऐसा यूनिट है कि जो लोग स्टार्ट तो करते हैं लेकिन फिनिश नहीं कर पाते, क्योंकि बेसिक से उनका गड़बड़ रहता है। अगर बेसिक ही सही से समझ नहीं पाते तो पूरे के पूरे चैप्टर में ही वो कंफ्यूजन के ही चक्कर में निकाल लेते पूरे यूनिट्स। ठीक है, तो ध्यान देना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। चलो हो गया ना सबका? अरे लगा नहीं, मैं ये बोलना जब भी तुम ऐड करो ना, तो ऐड का मानने का मतलब ये समझो कि अगर ये करूं और ये नहीं करूं तब होगा। हमेशा ही समझो ऐड करना है मतलब एक को करना है और दूसरे को नहीं करना है। क्या दूसरे को नहीं करूंगा तो वो अपना काम होगा? तो अगर मान लो अगर तुम ये नहीं करोगे तो राउंड ट्रिप कंप्लीट ही नहीं होगा। बंदे ने ए से स्टार्ट किया तो जब तक ए पर नहीं पहुंचेगा तब तक कंप्लीट होगा ही नहीं। चलो मान लो एक हॉल है, कोई भी अपना रूम है, ये गेट्स है उनके, ठीक है ना, ये मान लिया। ठीक है, कोई भी एक रूम मान लिया। हाँ मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, मान लिया कोई भी हॉल है। ध्रुव का सही है, रक्षित का सही है। देखो देखो जल्दी मत करो प्लीज, मैं समझा रहा हूँ। देखो जल्दी करने के चक्कर में अगर बेसिक्स तुम्हारा डोल गया ना तो फिर आगे आगे बहुत डिफिकल्टी आएगी बेटा। आराम से समझो। देखो एंड और बहुत छोटा कंसेप्ट है, एप्लीकेशन पार्ट ही मैटर करता है। आराम से सोचो कि और लगाना है या एंड लगाना है, ठीक है ना। अब एक बंदा है जिसको हॉल में जाना है, एंटर एंड खुद ही अप्लाई कर रखा है, वो एंटर करना है एंड उसके बाद उसको लीव, उसको छोड़ना भी है हॉल को। तो 7 गेट है तो 7 तरीके से अंदर जाएगा भाई। साथ में ऐसा थोड़ा कि 2 गेट से घुसेगा, कोई ना कोई एक गेट से अंदर जाएगा, फिर किसी ना किसी एक गेट से बाहर आएगा। तो जाने के भी 7 तरीके हैं और निकलने के भी 7 तरीके हैं। अब क्योंकि दोनों का होना कंपल्सन है, ऑलरेडी उसने एंड यूज कर रखा है।
हाँ सर लेकिन के बाद बताओ क्या बोलो। हाँ किसी से, अरे वही तो बोला, उसने कहाँ लिखा है? उसने देखो, उसने बोला अंदर जाना है और निकलना है, उसने डोर के ऊपर या गेट्स के ऊपर कोई कंडीशन लगाया नहीं। उसने सिंपल ये बोला कि आपको अंदर जाना है और फिर बाहर आना है। उसने डोर्स या गेट के बारे में कुछ भी नहीं बोला। तो कुछ भी नहीं बोला इसका मतलब उसके पास पूरा फ्रीडम है, वो किसी भी गेट से जा सकता है और किसी भी गेट से निकल सकता है। ठीक है, पिछले वाले आंसर बता दो। 15 × 15 2 2 5। 15 × 15 तो था। ठीक है, ये हो गया ना, क्लियर हुआ सबको? 7 × 7 आएगा। तीसरे क्वेश्चन में डाउट, हाँ सवाल सात्विक क्या डाउट है बताओ। सात्विक क्या डाउट है? बताए तो सॉरी, ऐड का मतलब बताया था, ऐड करोगे देखो, ए टू सी जाना था एंड सी टू ए जाना था। ऐड का मतलब क्या हुआ? ऐड का मतलब और आएगा तब तो ऐड करेंगे भाई, उसको राउंड ट्रिप कंप्लीट करना है। तो राउंड ट्रिप का मतलब क्या हुआ? वो बंदा ए से सी जाए एंड अगेन सी से ए आए। तो जब तक वो सी से ए तक नहीं आएगा तब तो कंप्लीट होगा नहीं राउंड ट्रिप। तो बीच में हमें एंड लगाना पड़ेगा ना। एंड लगाने का मतलब हमें मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। चलो ठीक है, ठीक है, इसमें ये हो गया, इसमें डाउट तो नहीं किसी को? नहीं नहीं, दोनों वर्ग होंगे तब कंप्लीट होगा। उस किसके लिए? वो एंड के लिए। वही तो मैं समझा रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन में थोड़े दोनों होना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास और था तो और होगा ना, तब तो दोनों जरूरत ही नहीं है। दोनों तब होगा जब तुम्हारे पास कंपल्सन है, यानी एंड आया बीच में, तब दोनों होना पड़ेगा। अगर और हो गया तब दोनों होगा ही नहीं। चलो इसका सेकंड पार्ट आते हैं। आ गया ना समझ में? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल समझ गया, जतिन का बिल्कुल सही है। आर्यन का सही है, सात्विक का सही है। तुम मौसी ये कौन है यार? है नाम तो सही। ध्रुव का सही है। सौमील अग्रवाल का सही है। रक्षित हार्दिक सबका सही है। ठीक है, देखो उसने क्या बोला कि सेम है, एंटर करना है और एग्जिट लेना है उसको। लेकिन तो उसने ऐड कर दिया कि भाई डिफरेंट डोर। डिफरेंट डोर का मतलब देखो, ये अगर मान लो कोई बंदा है वो अंदर गया, अंदर जाने के पास उसके पास कितने रास्ते हैं? 7। तो 7 तरीके से अंदर गया। अब बाहर निकलना है तो देखो 7 तरीके से अंदर गया, तो किसी ना किसी एक डोर का यूज किया होगा। ये थोड़ा कि भाई सातों को साथ यूज करेगा। अंदर जाने के 7 तरीके हैं, लेकिन उन 7 तरीके में कोई एक तरीका यूज किया। जैसे मान लो इसमें चला गया, इससे एंटर कर गया वो, ठीक है ना, वो अंदर चला गया, ये अंदर आ गया बंदा, ठीक है। अब अगर अंदर आ गया फिर इसको बाहर निकलना है। तो अगर बाहर निकलना है तो उसने क्या लिखा है? डिफरेंट डोर होने चाहिए। तो अगर उसने G4 का यूज किया अंदर जाने में, तो निकलने के लिए उसके पास ऑप्शंस कितने होंगे? 6 ही तो होंगे भाई। इन्हीं में से कोई एक जाएगा ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी यूज कर चुका है वो, इसी के थ्रू अंदर आया वो। तो इसमें अगर यूज कर चुका है तो निकलने में तो यूज कर नहीं सकता,
तो उसने क्या बोला, डिफरेंट डोर बोला है उसने। तो जाने के, अगर अंदर जाने के 7 तरीके हैं, तो बाहर आने का एक कम होगा, 6 तरीके। अब ये देखो, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है या एडिशन मतलब मल्टीप्लीकेशन आएगा, वो यहाँ पर है। देखो उसने खुद ही बोला स्टेटमेंट में, देखो स्टेटमेंट में क्या बोल रखा है, एंटर एंड एग्जिट, यानी उसको जाना भी है एंड बाहर आना है, उसने एंड यूज किया है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो पीएनसी में सबसे फंडामेंटल काम होता है क्वेश्चंस को डिकोड करना। अगर जब तक क्वेश्चंस को ठीक से नहीं समझोगे ना, तो फिर जल्दी के चक्कर में वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस को थोड़ा रीड करो ठीक से, ठीक है। जहां भी और आए, बस हमें ये ध्यान रखना है कि अगर बीच में दो स्टेटमेंट के अगर और आए तो हमें उनको ऐड करना है, अगर एंड आ रहा है तो हमें मल्टीप्लाई करना है। बस यही 2 कंसेप्ट हमें याद रखना है थ्रू आउट द पीएनसी। ये कंसेप्ट सबसे ज्यादा यूज होता है, बस ये ध्यान रखना है कि 2 को ऐड करने में अगर एंड आएगा तो हमें मल्टीप्लाई करना है उनके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स को, और आएगा तो ऐड करना है। ठीक है, कॉमा नहीं आएगा कॉमा नहीं आएगा, कॉमा आएगा तो जब तुम बोलोगे ना, तो उसके बाद अपने आप क्लियर होगा। आइदर वो एंड और दोनों में से कोई एक लगाना ही पड़ेगा। अगर स्टेटमेंट कंप्लीट करना है तो तुम्हें दोनों में से कोई एक यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो ठीक है, अब आते हैं। यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? चलो नेक्स्ट करते हैं फिर। ध्रुव का सही है, आयुष का, अरीबा का सही है, जतिन का सही नहीं है, आयुष का सही है। देखो 5 डिफरेंट कलर है और वी हैव टू यूज ओनली 3 डिफरेंट कलर। कोई भी फ्लैग है, मान लो ऐसा है, 5 डिफरेंट ऑप्शन है हमारे पास, 3 डिफरेंट कलर को यूज करना है। तो कोई ना, 3 ब्लॉक है, 3 को फिल करना पड़ेगा, तो किसी ना किसी को तो पहले करेंगे। तो मान लो इसको करा, तो इसको करने कितने ऑप्शन होंगे भाई, अभी तो कोई कलर यूज ही नहीं किया। तो इसके पास अगर मान लो 5 डिफरेंट कलर है और 3 यूज करना है, तो इसमें से कोई ना कोई कलर एक आ ही सकता है। तो इसको फिल करने कितने तरीके, 5 तरीके।
भाई इसमें तो सारे कलर आ सकते हैं ना कोई कलर हम डाल ही सकते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हैं? तो 5 है। फिर अब एक कोई ना कोई यूज कर लिया, उसने बोला 3 डिफरेंट होने चाहिए, तो एक यूज करा, तो इसके पास बचा कितना? ऑप्शंस कितने बचे? एक कम हो जाएंगे। टोटल 5 था तो इसके पास एक कम होगा ना, तो कितना बचेगा? 4। तो 4 हो गया, तो इसके पास 5 हुआ एंड इसके पास 4 हुआ। फिर पहले 4 था, एक और यूज हो गया, अब इसके पास 3 होगा, तो क्या हो जाएगा? 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3। देखो, और हमेशा ये बताता है कि आपको वो काम नहीं करोगे तब भी चलेगा, लेकिन अगर इन दोनों में और लगाओगे, ऐसा है कि भाई इसको करो इसको नहीं करे तो काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसने बोला 3 डिफरेंट कलर यूज करो, उसने खुद ही बोला है, तो हमें बाय डिफॉल्ट यूज करना पड़ेगा, तो एंड ही लगाना पड़ेगा दोनों के बीच में। ठीक है, धीरे धीरे थोड़ा किसी किसी को थोड़ा कंफ्यूजन है, तो जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे ना, वैसे वैसे थोड़ा कंफ्यूजन कम हो जाएगा। पीएनसी में अक्सर स्टेटमेंट ही मेन रूल। इसमें आगे मैं नेक्स्ट क्लास में करेंगे, डिफिनेशन में करूंगा ना, जब पीएनसी का डिफिनेशन बताऊंगा तब इससे रिलेट करूंगा। अभी थोड़ा बेसिक्स कर रहे हैं हम लोग, ताकि थोड़ा समझ जाए बेस फंडा क्या होता है इसका। ठीक है, डायरेक्ट मैं पीएनसी पे जंप नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो वो कंफ्यूजन का कंफ्यूजन ही रह जाता है, फिर क्लियर नहीं होता है। तो डाउट नहीं है? चलो नेक्स्ट करते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। हाँ, ये नहीं पूछ नहीं पा रहे, पूछोगे तभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, छोटा डाउट हो या बड़ा डाउट। हाँ, ये तुम मत समझना कि छोटा कौन है बड़ा कौन है, डाउट्स है तो डाउट्स है। हाँ, ठीक है, चलो नेक्स्ट है। देखो क्वेश्चन में क्या बताया, आराम से करो, आराम से, जल्दी नहीं है। हाँ, उसने बोला 5 ट्रू फॉल्स, टी फॉर एफ का मतलब है ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस है, मतलब क्वेश्चंस में 2 ही उसके ऑप्शंस है। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, इसका ए में ट्रू दे रखा है और बी में फॉल्स दे रखा है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, इसका भी ए में ट्रू है, बी में फॉल्स है, एंड सो ऑन। 5 क्वेश्चन है, तो ही उसने बोला है कि देयर आर 5 डिफरेंट ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। हमें बताना है कि इस तरह के क्वेश्चंस के डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ आंसर्स कितने बन सकते हैं। देखो, फिर बोल रहा हूँ, और मल्टीप्लाई, ये ध्यान रखना, कहाँ ऐड करना है कहाँ मल्टीप्लाई करना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ किसका सही है, मैं थोड़ा वेट करता हूँ। देखो देखो, एक और देखो मैं बताता हूँ
कि हमें डिफरेंट टाइप के आंसर, आंसर का मतलब क्या हुआ कि भाई किसी ने 1 का आंसर दिया, किसी ने 2 का दिया, किसी ने 3, 4, 5। मान लो किसी ने 1 का ट्रू बोला, इसने फॉल्स बोला, किसी ने ट्रू बोला, किसी ने फॉल्स बोला, किसी ने फॉल्स बोला। एक सेट ऑफ आंसर ये हो गया। दूसरा मान लो ऐसा हो गया, किसी ने टी बोला, किसी ने एफ बोला, किसी ने टी, किसी ने एफ, किसी ने टी। अब देखो एक बंदे ने ये बोला, दूसरे बंदे ने ये बोला, तो देखो इन दोनों का ये 4 सेम है लेकिन 5वां अलग है। तो इस तरह से बहुत सारे सेट बन सकते हैं, वही पूछ रहा है वो। तो कोई अगर लिखने जाए तो उसके पास कितने डिफरेंट सेट मिल सकते हैं। तो कोई बोले, ध्यान देना यहाँ समझ लो एक बात, कि अगर पहला जो क्वेश्चन का अगर आंसर लिखेगा वो, मान लो कोई बंदा, किसी बंदे को लिखना है भाई इसका आंसर लिखो फर्स्ट का, तो क्या लिखेगा, उसके पास क्या ऑप्शन होगा। अगर मान लो मेरे को लिखना है फर्स्ट का आंसर, तो मैं क्या लिखूंगा भाई, इसको मैं ट्रू लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, फॉल्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, लेकिन इन दोनों में से कोई एक ही तो लिखूंगा मैं। तो या तो ट्रू लिखूंगा या फॉल्स लिखूंगा, बीच में और लगाना पड़ेगा, एंड नहीं लगा सकते। एंड का मतलब है दोनों में लिखना पड़ेगा। अब कोई क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स दोनों थोड़ा हो सकता है यार, आइदर वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो अगर मैं 1 का आंसर लिखूं तो मेरे पास आइदर ट्रू लिखना पड़ेगा और फॉल्स लिखना पड़ेगा। तो इसके नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हो गए, 2 हो गए। या नंबर ऑफ वेज इन विच द आंसर ऑफ 1, क्वेश्चन नंबर 1 कैन बी रिटेन, वो क्या हो सकता है, 2। भाई 1 का अगर आंसर कोई लिखने जाए तो उसके बाद 2 ही ऑप्शन होगा, या तो वो ट्रू लिखेगा और फॉल्स लिखेगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर लिखने का तरीका 2 हो गया। दूसरे पे आते हैं, सेकंड का भी तो वही तरीका है, ये भी या तो टू टी होगा या फॉल्स होगा, तो इसका भी 2 हो गया। सेम 3 का भी 2 है, फोर्थ का भी 2 है और फिफ्थ का भी 2 है। तो हर एक क्वेश्चन के नंबर ऑफ आंसर राइटिंग 2-2 है। ये इनका अपना इंडिविजुअल था, हमें तो कलेक्टिव वे में आंसर देना है। अगर सबको एक साथ सोचोगे तो कैसे सोचेंगे। अब देखो 1 का आंसर लिखना है, बिल्कुल लिखना है, 2 का लिखना है। अब 1 का लिखना और 2 का लिखना, इन दोनों के बीच में क्या लगाएंगे, और अगर लगाते हैं, मान लो किसी ने 1 का आंसर लिखा और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखा, तो और का मतलब क्या हुआ कि उसने 2 का आंसर नहीं लिखा, तभी काम चलेगा। ये चलेगा क्या, नहीं चलेगा। उसको तो सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर लिखना है ना। तो 1 लिखेगा एंड 2 लिखेगा एंड 3 लिखेगा एंड 4 और एंड 5, यानी इनके बीच में एंड आएगा। क्यों एंड आएगा भाई, क्योंकि इनके सारे आंसर हमें लिखने पड़ेंगे। तो अगर मैं एंड नहीं लिखूंगा तो हमारे पास ऑप्शंस हो गया कि उसको छोड़ सकते हैं, तो नहीं छोड़ना है, हमें तो सबका आंसर लिखना है ना। तो इनके बीच में एंड लगाना पड़ेगा। तो इसका नंबर ऑफ वेज कितना है, 2, इसका भी 2, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। हाँ थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी। शुरू में देखो वही ये थोड़ा अलग था ना, थोड़ा बड़ा भी था। यहाँ 2 चीजें सोचना पड़ रहा है, एक 1 का अपना इंटरनल भी सोचना है, फिर उनका दूसरे के साथ रिलेशन कैसा है वो भी सोचना है। तो यहाँ पर और था, यहाँ पे एंड था, तो ये 2 चीजें सोचना है। और धीरे धीरे लेवल उबल जाएगा ना, धीरे धीरे करके, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ, वो समझ में आना चाहिए, ताकि वो फिर दोबारा ये क्वेश्चन अगर ऐसा आए तो मिस्टेक ना हो, ठीक है ना। इसमें कोई क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है कि यहाँ पर हमने ऐड क्यों किया और यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई क्यों किया। और का देखो लिख लिख दिया ना मैंने कि भाई फर्स्ट का आंसर लिखोगे, मान लो फर्स्ट का आंसर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, मैं टी लिखूंगा, एफ लिखूंगा, इन दोनों में और लगेगा। और का मतलब क्या हुआ, मैं या तो टी लिख सकता हूँ या तो एफ लिख सकता हूँ, दोनों साथ नहीं लिख सकता। अगर तुम यहाँ पर एंड लगाओगे तो इसका क्या मतलब हुआ, तुम टी भी लिख रहे हो और एफ भी लिख रहे हो। तो कोई क्वेश्चन टी और एफ दोनों थोड़े हो सकता है, उन दोनों में से कोई एक ही तो होगा। इसलिए और लिखा, और लिखा तो मतलब क्या हुआ, इनके तरीके ऐड हो गए। तो टी लिखने का एक तरीका और एफ लिखने का भी एक तरीका, तो कितने तरीके हो गए, 2। तो 1 का आंसर लिखने का तरीका कितना होगा, 2 तरीका। सिमिलरली 2 का आंसर लिखने का 2 तरीका, एंड सो ऑन। और इन सबको मल्टीप्लाई। वंशिका क्लियर हुआ बेटा। ठीक है चलो, अब एक और देता हूँ थोड़ा इसी में, देखो सेम क्वेश्चन है, मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। मान लो यहाँ 6 कर दिया और एनओटी का मतलब नॉन ऑफ दीज है, ठीक है ना। मतलब इसके 3 ऑप्शंस हो गए, ट्रू फॉल्स ऑफ नॉन ऑफ दीज टाइप क्वेश्चन लिख दे, ठीक है।
बिल्कुल सही। मैं आंसर देता हूँ। ऑप्शंस मैंने दे दिया। चलो भाई, सबके सही हो गए, बिल्कुल सही। देखो, डाउट हो तो पूछना, ये नहीं पूछ ही नहीं पा रहे, क्योंकि भाई मैं जानता नहीं हूँ आप लोगों की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो थोड़ा मुझे टाइम तो लगेगा समझने में कि भाई कैसी फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो अपने हिसाब से तो मैं बहुत तेज तो नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो पूछ लेना। क्योंकि ये यूनिट थोड़ा अपने आप में टफ माना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मैं नहीं बता सकता बेटा, मैं। चलो एक और करते हैं आज के लिए। चलो, ये हो गया ना, सबका ये है, इसमें समझाने की जरूरत तो नहीं है, सेम वही था। ए, टी और एफ और एंड टी बस सेम हो जाएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के जो ऑप्शंस होंगे 3 होंगे, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 6 टाइम्स, तो 3 की पावर 6। ध्यान रखना, ये दोनों ऑप्शंस हमेशा मिलते हैं, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 3 की पावर 6 भी मिलेगा और 6 की पावर 3 भी मिलेगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो भाई, ध्रुव का सही है, रक्षित का भी सही है, आर्यन का भी सही है, रुद्रा का सही है, आदित्य का सही है, चलो बहुत, अक्षर का भी सही है, सोमिन का भी सही है। जिनका सही है उन्हीं का बता रहा मैं, बाकी जिनका नाम नहीं है इनका मतलब वो गड़बड़ है। अश्मी का सही है, सात्विक का सही है। देखो, अब देखो इसने नेक्स्ट क्लास में जब इसको पढ़ाऊंगा, जब थ्योरम कराऊंगा, तो इसमें इसी क्वेश्चन का
देखना 4-5 टाइप के क्वेश्चन बनाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो ये तो भाई वही है जो अभी तक बेसिक कर रहे थे, बेसिक से रिलेटेड है। तो हमें 7 लेटर वर्ड बनाना है जिसमें जो सारे के सारे वर्ड यूज करने हैं वो मिरेकल यूज करना है। हालांकि इसमें एक गड़बड़ भी है जो आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इसको, ठीक है ना। आज जो तुम लोग किया है मैंने वही बता रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा क्या इसमें गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। कोई बात नहीं। देखो 7 लेटर हैं, सारे के सारे डिफरेंट है, हमें 7 लेटर वर्ड ही बनाने हैं, ठीक है। तो वही देखो 7 लेटर चाहिए तो 7 ब्लॉक, ठीक है। 7 ब्लॉक हो गए। तो 7 लेटर दे रखा है और 7 ब्लॉक हमने इसलिए बना दिया कि इस ब्लॉक में जैसे जैसे लेटर को फिल करोगे उस तरीके से 7 लेटर वर्ड हमारा बन जाएगा। अब वही बात है कि हमारे पास ये पहला ब्लॉक है, अब इसमें फिल करने के ऑप्शंस कितने हैं तो देखोगे तो जो हमारे पास ऑप्शन है वो एक एम है, आई है, आर है, ए है, सी है, एल है और ई है। तो सारे के सारे जो लेटर्स है वो डिफरेंट है और नंबर ऑफ लेटर भी कितने, 7 ही है। तो नंबर ऑफ लेटर भी 7 है, सबके सब डिफरेंट भी है और हमारे पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स भी 7 ही है। तो अगर कोई पहला ब्लॉक को फिल करने जाएगा तो उसके पास ऑप्शन ये थोड़ी कुछ भी फिल करेगा, जो उसने दिया है, जो अवेलेबल लेटर्स है हमारे पास उसी से हमें फिल करना है। तो हमारे पास नंबर ऑफ अवेलेबल लेटर कितने हैं, 7 है। तो इसको फिल करने का तरीका 7। अब कोई ना कोई तो इसमें फिल हो गया, इसको फिर 6, फिर वही 5, फिर 4, 3, 2 एंड 1, फिर वही सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इसे को क्या बोलते हैं, 7 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 5040। हाँ बिल्कुल, एक बोला सात्विक ने पूछा है कि सर रिपीटिशन अलाउड है, आर्यन ने भी आप पूछा। हाँ तो देखो यहाँ जो है ना ये क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा होगा यूजिंग ऑल द लेटर्स। रिपीटिशन नोट अलाउड, ठीक है। तो ध्यान रखना है रिपीटिशन का, इसमें बहुत पंगा आता है। हाँ हाँ ये नेक्स्ट करें। हाँ रिपीटिशन अलाउड होगा तो नेक्स्ट क्लास में तो करेंगे, नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर करेंगे। वो अलाउड हुआ तो क्या हुआ, कैसे करेंगे, ठीक है। इवन और प्लेसेस का भी और पंगा आएगा तो उसको कैसे करेंगे। हाँ बिल्कुल ध्रुव सही बोल रहे हो, अगर वो आएगा तो वही होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बेसिक्स है तो होना चाहिए, ठीक है। चलो अभी तक कोई डाउट तो नहीं किसी को, आज जितना किया अभी तक हमने। देखो ध्यान रखना पीएनसी बहुत ट्रिकी, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि पीएनसी बहुत ही ट्रिकी यूनिट्स है। अगर पीएनसी अच्छे से नहीं करोगे तो अगला जो 12th का प्रोबेबिलिटी आएगा वो नहीं कर सकते। तो आप ये समझो कि पीएनसी के 2 चैप्टर है, एक अपना 11th में करना है और सेकेंड पार्ट अपना 12th में करना है। पीएनसी जितना अच्छा करोगे 12th में प्रोबेबिलिटी उतने अच्छे से हैंडल कर सकते हो। अगर पीएनसी अच्छा नहीं करोगे तो फिर वो हमें प्रोबेबिलिटी भी छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो डाउट हो पूछ लेना, डाउट में हेजिटेट नहीं होना चाहिए, जैसे भी हो, ठीक है। थोड़ा है ट्रिकी, हाँ ये बात है, थोड़ा है। तो आज तो हमने बेसिक ही किया, नेक्स्ट क्लास से थोड़ा सा सूर्य माउस में और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स करेंगे। हाँ सारे आएंगे, सारे रिपीटिशन वगैरह सब आएंगे। इनफैक्ट प्लेसेज जो होते हैं ऑड इवन प्लेसेज पे भी हम लोग कंडीशन डाल के बनाए हैं कि भाई उसमें किसी लेटर के लिए स्पेसिफिक प्लेस अगर करें तब उसको कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए कोई डाउट नहीं है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मिस मत करना और थोड़ा टाइम से ज्वाइन करना है। टाइम का ध्यान रखना, 4 है तो 4 ही है। हाँ चलो ठीक है, ओके। हाँ थैंक यू।